बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूनिट 20 को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी बुक का लास्ट चैप्टर था। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलें देखते हैं कि आज के फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फाइंड द मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर द न्यूक्लियस। अब इसमें कौन सा न्यूक्लियस है, वो है हीलियम न्यूक्लियस। और आप जानते हैं कि हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जब आपने मैस डिफेक्ट कैलकुलेट करना होता है तो इसका मतलब होता है कि मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से आप मैस ऑफ न्यूक्लियस को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि जो मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है वो न्यूक्लियस के मैस के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। सो इस डिफरेंस की वजह से हमें मिलता है मैस डिफेक्ट, जिसे डेल्टा एम से इंडिकेट किया जाता है। और यही मैस डिफेक्ट फिर किस में कन्वर्ट होता है, वो है बाइंडिंग एनर्जी। सो आपसे कहा गया कि मैस डिफेक्ट पहले कैलकुलेट करें और फिर उसी मैस डिफेक्ट से कैलकुलेट करें बाइंडिंग एनर्जी। अब यहाँ पर जो आपके लिए मुश्किल चीज है वो ये है कि आपको खुद ही आपको डेटा में गिवन नहीं होंगे मैसेज। आपको खुद ही याद रखना है कि मैस ऑफ प्रोटॉन क्या है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, मैस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस क्या है। अगर आपको इन मैसेज की वैल्यूज याद नहीं है तो ऑब्वियसली फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चंद एक मैसेज की वैल्यूज जबानी याद होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई भी एमसीक्यू या न्यूमेरिकल आए तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकें। अब इसमें भी आपको क्वेश्चन में सच तो कोई डाटा गिवन नहीं है, लेकिन आपको चाहिए मैस ऑफ प्रोटॉन, मैस ऑफ न्यूट्रॉन एंड मैस ऑफ हीलियम। और मैंने जो मैसेज लिखे हैं वो केजीज में नहीं लिखे, मैंने एटॉमिक मैस यूनिट में लिखे हैं, क्योंकि इससे आपके लिए एनर्जी को कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। सो मैस ऑफ प्रोटॉन है 1.008465 AMU, मैस ऑफ न्यूट्रॉन है 1.008665 AMU और हीलियम न्यूक्लियस का मैस है 4.00388 AMU। अब इन मैसेज को आपने यूज करना है और पहले हमने कैलकुलेट करना है मैस डिफेक्ट, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं। सो जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो टोटल 4 हैं, जिनमें से 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। सो जब आपने मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब आपको 2 प्रोटॉन का मैस चाहिए, यानी 2 मैसेस ऑफ प्रोटॉन, और साथ ही आपको 2 न्यूट्रॉन का मैस चाहिए होगा। तो ये आपके पास न्यूक्लियॉन का मैस कंप्लीट हो जाएगा और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, मैस ऑफ हीलियम को। सो आपने सिंपली जो डाटा में मैसेज लिखे हैं वो पुट किए, इसमें आपने 2 कॉमन ले लिया और मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मैस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। अब इसमें जो फर्स्ट ब्रैकेट में फैक्टर है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे और 2 से इनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 4.03426 माइनस 4.00388। अब आपने इन दोनों जो 4 वाली डिजिट्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट किया तो यू विल गेट 0.03038 AMU। ये आपके पास है मैस डिफेक्ट, दैट इज डेल्टा एम। अब आपने चैप्टर में एक रिलेशनशिप पढ़ा था, दैट वाज 1 AMU में एनर्जी कितनी है, दैट इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आप आसानी से इस मैस डिफेक्ट से एक ही स्टेप में रिलीज होने वाली बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली ये करें, क्योंकि मैंने डेल्टा एम एटॉमिक मैस यूनिट में कैलकुलेट किया है और आप जानते हैं कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट में एनर्जी है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फिर 0.03038 एटॉमिक मैस यूनिट्स में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। उसके लिए सिंपली आप ये करेंगे कि आप इस फैक्टर को
मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से, तो आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी रिलीज होगी वो आ जाएगी, और वो है 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है अगर आपको ये 3 मैसेज की वैल्यूज मालूम है। अगर ये ऑब्वियसली आपको नहीं मालूम तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। सो बेटर ये है कि आप ये चंद एक मैसेज, मैस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम और हाइड्रोजन एंड देन इलेक्ट्रॉन, इन चंद एक पार्टिकल का जो एटॉमिक मैस यूनिट और केजी में मैस है उसे आप याद कर लें, ताकि एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल जिसमें आपने मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट किया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं कि उसमें आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। स्टेटमेंट है अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज हाफ लाइफ ऑफ 8 आवर्स। हाफ लाइफ का आपको पता है कि ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने हाफ एटम्स को डिके कर देता है और हाफ उसके पास रिमेनिंग होते हैं। सो ये जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो 8 आवर्स में उसकी हाफ अमाउंट डिके हो जाती है और हाफ अनडिकेड होती है। अब बाकी उसने कहा अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 500 मिलियन एटम ऑफ दिस आइसोटोप इज प्रिपेयर्ड। How many atoms of this isotopes have not disintegrated after 8 hours and then after 24 hours? यानी अगर आपके पास एक सैंपल है जिसके अंदर 500 मिलियन एटम्स हैं, किसके? इस रेडियोएक्टिव आइसोटोप के, जिसकी हाफ लाइफ है 8 आवर्स, और आप बताएं कि वो सॉल्यूशन जो आप बनाएंगे उसमें 8 आवर्स जब गुजर जाएंगे तो कितने एटम्स होंगे जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुए होंगे, यानी जो अनडिकेड एटम्स होंगे वो कितने होंगे आफ्टर 8 आवर्स एंड आफ्टर 24 आवर्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हाफ लाइफ आपको दी गई 8 आवर्स और जो नंबर ऑफ एटम स्टार्ट में आपके पास सॉल्यूशन में हैं वो हैं 500 मिलियन। आपने अनडिकेड एटम्स कैलकुलेट करने हैं। पार्ट ए में आपने टाइम यूज करना है 8 आवर्स का। 8 आवर्स का क्या मतलब है कि क्योंकि उसकी हाफ लाइफ ही 8 आवर्स है तो इसका मतलब है उसकी 1/2 लाइफ गुजरेगी। अगर टोटल एटम है 500 मिलियन तो आप बताएं कि एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितने एटम्स डिके हो जाएंगे। 500 का हाफ क्या होता है? 500 का हाफ होता है 250, और जब 250 डिके हो गए तो बच कितने जाएंगे 500 में से? ऑब्वियसली 250 ही बच जाएंगे। सो ये सिंपल है कि 8 आवर्स जो कि है 1/2 लाइफ, तो 1/2 लाइफ के बाद जो डिकेड एटम्स होंगे वो 500 का हाफ होगा, दैट इज 250। और अगर 500 में से 250 डिके हो गए तो ऑब्वियसली अनडिकेड एटम्स भी कितने होंगे? वो होगा 250 ही। सो पार्ट ए तो सिंपल है जिसमें आपने जस्ट एक हाफ लाइफ का टाइम गुजारना है और देखना है डिकेड एंड अनडिकेड एटम्स। अब देखते हैं पार्ट बी जिसमें जो टोटल टाइम है वो है 24 आवर्स। अब 24 आवर्स कितनी हाफ लाइफ गुजारेगा? एक हाफ लाइफ है 8 आवर्स की, तो आप 24 आवर्स को 8 से डिवाइड कर दें तो कितनी हाफ लाइफ्स होंगी? वो होगा 3 हाफ लाइफ्स। इसमें आपको जो फार्मूला यूज करना होता है वो ये कि n इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय टी हाफ। आपको जो भी टोटल टाइम गिवन है उसे आप हाफ लाइफ के टाइम से डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू होगी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, यानी कितनी हाफ लाइफ्स उस टोटल टाइम में पास हुई हैं। अगर टाइम है 24 आवर्स और हाफ लाइफ है 8 आवर्स तो इसका मतलब कि आप यहाँ पर 24 को डिवाइड कर देंगे 8 से, इट विल बी 3। सो इस आइसोटोप की 24 आवर्स में 3 हाफ लाइफ्स गुजर जाएंगी। अब देखते हैं कि 3 हाफ लाइफ में कितनी अमाउंट डिके होती है और कितनी अनडिकेड होती है। पहले हम देखते हैं डिकेड एटम आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। इनिशियली कितने एटम हैं आपके पास? 500 मिलियन। तो बताएं पहली हाफ लाइफ हमने यहां पर भी डिस्कस किया, कितने डिके हो जाएंगे? ऑब्वियसली 500 का हाफ डिके हो जाएगा, दैट इज 250।
अब जब 250 डिके हुए हैं तो ऑब्वियसली बचे भी कितने होंगे, 250 ही बचे होंगे। अब मुझे ये बताओ कि जब सेकेंड हाफ लाइफ गुजरेगी तो 250 का फर्दर क्या होना है, हाफ होना है। जब आप सेकेंड हाफ लाइफ में बचे हुए एटम्स विच आर 250 उनमें से हाफ को डिके करेंगे तो वो होगा 125। अब ऑब्वियसली 250 में से 125 डिके हो गए तो हाफ डिके हुए हैं तो हाफ बचे होंगे। कितने बचे होंगे, वो ऑब्वियसली 125 ही होंगे क्योंकि 250 का हाफ डिके हुआ, हाफ अनडिकेड है तो 125 डिके हो गया, 125 बचा हुआ है। अब जब थर्ड हाफ लाइफ गुजरेगी तो उस बचे हुए फ्रैक्शन 125 एटम्स का फर्दर क्या हो जाएगा, फर्दर हाफ डिके हो जाएगा, हाफ बच जाएगा और 125 का हाफ होता है 62.5। सो इसका मतलब है कि जब 3 हाफ लाइफ्स गुजरेंगी तो पहले हाफ लाइफ में 250, सेकंड में 125, थर्ड में 62.5। यहां से आप डायरेक्टली भी ये समझ सकते हैं कि अगर थर्ड हाफ लाइफ में 62.5 डिके हुए हैं तो बचे भी कितने होंगे, ऑब्वियसली 62.5 ही बचे होंगे, यानी 125 का हाफ डिके हुआ होगा और हाफ अनडिकेट होगा। लेकिन हम ये भी देख लेते हैं इधर कि हमारे पास जब 3 हाफ लाइफ्स गुजरी थी तो वो सैंपल जिसमें 500 मिलियन एटम्स थे उसकी टोटल कितनी अमाउंट डिके हो चुकी होगी। सो जो टोटल एटम डिके होंगे वो होंगे 250 प्लस 125 प्लस 62.5। इस सारे फैक्टर को जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 437.5, यानी 500 में से 437.5 एटम्स डिके हो गए। टोटल कितने थे हमारे पास, टोटल एटम्स थे 500, डिके कितने हो गए 437.5। इसे भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 62.5 और ये वही है जो मैंने यहां पर आपको बताया था। सो 500 मिलियन एटम्स में से 62.5 मिलियन एटम्स अनडिकेड होंगे आफ्टर द टाइम ऑफ 24 आवर्स। सो डियर स्टूडेंट, ये था सेकेंड न्यूमेरिकल विच वाज रिलेटेड विद हाफ लाइफ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, थर्ड न्यूमेरिकल बीटा डिके से रिलेटेड है। इसमें आपसे कहा गया राइट न्यूक्लियर इक्वेशन फॉर बीटा डिके ऑफ, पार्ट ए में आपको लेड गिवन है, पार्ट बी में बिस्मिथ गिवन है, पार्ट सी में थोरियम गिवन है और पार्ट डी में नेप्टूनियम गिवन है। आपसे कहा गया कि इन चारों में जब बीटा डिके होगा तो ये ऑब्वियसली पेरेंट एलिमेंट होंगे। जब बीटा डिके हुआ तो इनसे बनने वाला जो डॉटर एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा। उसके लिए आपको बीटा डिके याद दिलाती चलूं कि बीटा डिके में आपके पास क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है नेगेटिव बीटा डिके है या पॉजिटिव बीटा डिके है, जब मेंशन ना हो तो हम मोस्टली नेगेटिव बीटा डिके से उसको सॉल्व करते हैं। आपके पास जब भी नेगेटिव बीटा डिके होता है तो उसमें एक न्यूट्रॉन डिके करता है, एक प्रोटॉन में और एक बीटा पार्टिकल में। अब इसमें जो न्यूट्रॉन डिके करेगा ऑब्वियसली वो तो खत्म हो गया न्यूक्लियस में से, लेकिन उसकी जगह किसने ले ली, उसकी जगह इस प्रोटॉन ने ले ली। सो एक न्यूट्रॉन कम होता है तो एक प्रोटॉन बन भी जाता है न्यूक्लियस के अंदर और ये बीटा पार्टिकल ऑब्वियसली न्यूक्लियस में से बाहर आ जाता है। अब आपके पास न्यूक्लियस में क्या चेंज आया, क्योंकि आपके पास एटॉमिक मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन एक गायब हो गया तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन -1 हो गया। एक नंबर न्यूट्रॉन का क्या हो गया है, कम हो गया है, लेकिन साथ ही एक प्रोटॉन बन भी तो गया है। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास ए की वैल्यू विच इज एटॉमिक मास नंबर, उसमें एज सच कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो स्टार्ट में था एटॉमिक मास नंबर वही डिके के बाद भी रहा। सो होता क्या है, जब भी बीटा डिके होता है तो आपके पास किसी भी पेरेंट एलिमेंट का जो ये एटॉमिक मास नंबर होता है वो अनचेंज्ड रहता है, लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर होगा ये है एटॉमिक मास नंबर। उससे आप एटॉमिक नंबर, चार्ज नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सिंपली कह सकते हैं।
सो ये जो चार्ज नंबर है ये +1 हो जाता है क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो आपके पास न्यूक्लियस में एक नया प्रोटॉन भी तो आया है, सो जो Z होगा वो क्या हो जाएगा +1। सो इस बात को दिमाग में रखते हुए अब हम देखते हैं कि अगर लेड एक बीटा डिके करेगा तो मैंने अभी आपको बताया इसके एटॉमिक मास नंबर विच इज 210, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं आना, लेकिन जो चार्ज नंबर है उसने क्या हो जाना है, उसने +1 हो जाना है। सो जब ये लेड डिके करता है बाय बीटा डिके तो इससे आपके पास यही जो पार्ट बी में एलिमेंट गिवन है ये ही बनता है, दैट इज बिस्मिथ, क्योंकि इसका 82 से क्या हो जाएगा +1 83 और ये 210 ही रहना है। सो आपके पास बना बिस्मिथ 83 210 along with the बीटा डिके। अब नेक्स्ट पार्ट बी में बिस्मिथ ने डिके करना है बाय बीटा डिके। अगेन इसका एटॉमिक मास नंबर 210 चेंज नहीं होगा, लेकिन 83 विच इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ये क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। सो जब बिस्मिथ डिके करेगा तो आपके पास जो एलिमेंट बनेगा वो होगा पोलोनियम। पोलोनियम का जो चार्ज नंबर है वो होता है 84 और एटॉमिक मास नंबर होता है 10 along with बीटा डिके। फिर आ जाता है थोरियम। थोरियम में 90 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 90 हो जाएगा, 91 क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन प्लस हो जाएगा। सो जब आप इससे एलिमेंट को बनाएंगे तो वो होगा आपके पास प्रोटेक्टिनियम और प्रोटेक्टिनियम का सिंबल है Pa और चार्ज नंबर है 91 और एटॉमिक मास नंबर वही रहा 234 along with बीटा डिके। फिर आ जाता है नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम का 93 जो है ऑब्वियसली ये +1 होकर क्या हो जाएगा, 94 और ये होता है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जिसमें 93 की बजाय आएगा 94 और ये होगा 239 along with बीटा डिके। सो ये वो एलिमेंट्स हैं जो बीटा डिके से इंडिफरेंट एलिमेंट से बनते हैं। अब मूव करते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि फोर्थ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया कैलकुलेट द टोटल एनर्जी रिलीज्ड ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम 235 अंडरगोज फिशन। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर 1 kg अमाउंट ऑफ यूरेनियम 235 में फिशन होता है तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी। साथ ही उसने आपको बताया टेकिंग डिसइंटीग्रेशन एनर्जी पर इवेंट टू बी 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस लाइन का मतलब यह है कि अगर एक यूरेनियम 235 का एटम डिके होता है तो हमें मिलती है 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अगर एक एटम डिके होता है, इतनी एनर्जी आती है, तो हमें बताएं कि 1 kg यानी 1000 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम 235 की डिसइंटीग्रेशन से फिर कितनी एनर्जी रिलीज होगी। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम 1 kg ऑफ यूरेनियम 235 ले रहे हैं तो फिर इस 1 kg के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, क्योंकि अगर हमें एक एटम की एनर्जी रिलीज्ड पता है और हमें ये पता चल जाता है कि 1 kg में कितने एटम्स हैं, तो हम सिंपली टोटल नंबर ऑफ एटम्स को इस 1 एटम की एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होती है। इसके लिए आपने केमिस्ट्री में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ एटम्स आप 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट में किस तरह फाइंड करते हैं। वो फार्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235। सो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय मास नंबर। सो अगर आप 235 विच इज द एटॉमिक मास नंबर ऑफ यूरेनियम 235 और एवोगाड्रोस नंबर का ये रिलेशनशिप यूज करते हैं तो आपको ये पता चल सकता है कि नंबर ऑफ एटम 1000 ग्राम में कितने हैं। सो पहले हम डेटा को नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास मास गिवन था दैट इज 1 kg विच मीन्स 1000 ग्राम और हमें एनर्जी रिलीज्ड पर एटम गिवन है दैट इज 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपने टोटल एनर्जी रिलीज्ड फॉर 1 kg कैलकुलेट करनी है। पहले हमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1 kg के अंदर या 1000 ग्राम्स के अंदर।
सो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। पहला स्टेप होगा जिसमें हम 1 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आपने सिंपली एवोगैड्रोस नंबर को मास नंबर 235 से डिवाइड करना है। जब आप एवोगैड्रोस नंबर विच आर 6.023 into 10 to power 23 इसे 235 से डिवाइड करेंगे तो इसके बाद जो मैंने सेकेंड स्टेप लिखा वो है नंबर ऑफ एटम्स इन 1000 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235। यानी इस फैक्टर को अगर मैं 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ एटम्स इन 1000 ग्राम, क्योंकि ये फैक्टर क्या है, ये है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम। अगर मुझे 1 ग्राम के नंबर ऑफ एटम्स पता हैं तो मैं सिंपली 1000 ग्राम के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकती हूँ। कैसे? आप इस फैक्टर को जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें। जैसे ही आप इस 1 ग्राम के नंबर ऑफ एटम्स को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन 1000 ग्राम्स। सो इसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली मैं इसी फैक्टर को रिपीट कर रही हूं, दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम। और फॉर 1000 ग्राम मैं इसको क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी 1000 से। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.56 into 10 to power 24 एटम्स। सो इसका मतलब कि 1000 ग्राम जो यूरेनियम 235 का है उसके अंदर 2.56 into 10 to power 24 एटम्स हैं। अब हमें एक एटम की जो एनर्जी है वो गिवन है कि एक एटम जब डिसइंटीग्रेट होता है तो एनर्जी रिलीज करता है 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी रिलीज इन 1000 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 के लिए हम जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं दैट इज 2.56 10 to power 24, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 एटम एनर्जी से, दैट इज 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 5.33 into 10 to power 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जब 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ यूरेनियम 235 में फिशन हुआ तो जो टोटल एनर्जी रिलीज हुई वो है 5.33 into 10 to power 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था आज का 4th न्यूमेरिकल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल की क्या स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट, इसमें आपको एक फिशन रिएक्शन दी गई है और आपसे कहा गया है कि इस फिशन रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो कैलकुलेट करें। अगेन इसमें भी आपको यूरेनियम 92 235 ही गिवन है, जिस पर आपने एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया तो आपके पास इस न्यूट्रॉन के आने से ये अनस्टेबल हुआ और इसकी फिशन के प्रोसेस में जनरेट हुआ बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन अलोंग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है आपने इस एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगेन एनर्जी रिलीज की इक्वेशन होती है मास डिफेक्ट या डिफरेंस इन मास मल्टीप्लाई बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर आपने एनर्जी के लिए जस्ट डेल्टा एम की वैल्यू इक्वेशन से कैलकुलेट करनी है और उसको आपने 931 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम होने चाहिए मैसेज। किसके मैसेज? यूरेनियम 235 का मैस, न्यूट्रॉन का मैस, बेरियम का मैस, क्रिप्टॉन का मैस। जब तक ये मैस की वैल्यूज आपको नहीं मालूम होंगी आप ऑब्वियसली फिर डेल्टा एम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। सो ये मैसेज की वैल्यूज आपने याद करनी है। मैस ऑफ न्यूट्रॉन हमने बहुत सारे पहले भी न्यूमेरिकल्स में यूज किया, दैट इज 1.008665 U और मैस ऑफ यूरेनियम 235 है 235.0173 U। फिर है क्रिप्टॉन का दैट इज 91.8973 U और फिर बेरियम का है 140.9139 U। ये वो मैसेज हैं जो इस रिएक्शन में मौजूद एटम्स के हैं। अब आपने एनर्जी रिलीज कैलकुलेट करनी है और इसके लिए आपको क्या चाहिए? डेल्टा एम चाहिए। इसमें जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं वो हैं न्यूट्रॉन एंड यूरेनियम 235 और जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो ये हैं आपके पास बेरियम, क्रिप्टॉन एंड 3 न्यूट्रॉन। सो आपने रिएक्टेंट्स के मास का सम करके उसमें से जो प्रोडक्ट्स हैं उसके मास को सब्ट्रैक्ट करना है।
अब यहाँ पर जो आपने मैथ्स की वैल्यूज हैं वो सिंपली पुट कर देनी है और फर्दर आगे सिंपल मैथ्स ही है, इसमें एज सच कोई और मुश्किल काम नहीं, अगर आपको मैथ्स की वैल्यूज आती हैं तो। अगर वो नहीं आती तो ऑब्वियसली फिर ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें अब आप मैसेज पुट करते जाएं, 140.9139 प्लस 91.8973 प्लस, क्योंकि हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स हैं सो न्यूट्रॉन के मास को आपको 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, दैट इज 1.00865 जूल। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 236.026 U माइनस, जब आपने इन सब को ऐड किया तो इट विल बी 235.8373 U। इन दोनों फैक्टर्स को अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो इट विल बी 0.188 U। ये आपके पास है डेल्टा M फ्रॉम इक्वेशन। अब आपने सिंपली ये करना है, जब आपको डेल्टा M पता चल गया तो आपने सिंपली 931 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, आपको आंसर पता चल जाएगा, दैट इज 0.188 मल्टीप्लाई 931, तो यू विल गेट द आंसर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसकी वैल्यू है 175 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डियर स्टूडेंट, सिंपल मेथड से आपने एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन को कैलकुलेट कर लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि 6th न्यूमेरिकल की क्या स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 फ्यूजन से रिलेटेड है और अगेन आपको एक रिएक्शन गिवन है जिसमें आपने एनर्जी रिलीज्ड कैलकुलेट करना है। इसमें आपसे कहा गया फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन रिएक्शन। इसमें आपके पास 2 लाइटर न्यूक्लियाई ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हैं जो आपस में फ्यूज हुए तो बना आपके पास हीलियम-2 प्लस न्यूट्रॉन अलोंग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। अब इसमें एनर्जी रिलीज्ड क्या है, अगर आपने उससे कैलकुलेट करना है तो अगेन फार्मूला तो वही है, दैट इज डेल्टा M मल्टीप्लाई बाय 931, तो आपको पता चल जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन अगेन वही बात, जब तक आपको मैसेज की वैल्यूज नहीं आती आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। समटाइम्स आपको मैसेज गिवन होते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मैसेज की वैल्यूज गिवन नहीं होती, सो आपको खुद से याद रखनी पड़ती हैं। अब इसमें जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं उनमें है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इन दोनों के मैस की वैल्यूज लिखी आपने। जो प्रोडक्ट बना वो है हीलियम-2 और एक न्यूट्रॉन। इनकी वैल्यूज लिखने के बाद जब आपने डेल्टा M कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ऑब्वियसली आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनके मैस को आप ऐड करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्रोडक्ट के मैस को। अब यहाँ पर सिंपल आपने जस्ट मैसेज की वैल्यूज जो डाटा में लिखी वो आपने पुट करनी है। ड्यूटेरियम का मैस है 2.014102 U प्लस ट्रिटियम का मैस है 3.016050 U और हीलियम का मैस है आपके पास 4.00260 U के साथ प्लस लिखें आप, प्लस इसमें अब आपने न्यूट्रॉन का मैस पुट करना है 1.00865 U। अब जब आप इसको U को लिखेंगे तो कहीं 4 समझ के मिक्स ना कर दीजिएगा। अब जब आपने इन दोनों फैक्टर्स को ऐड किया तो ये बनेगा 5.03015 U माइनस इन दोनों फैक्टर्स को आपने ऐड किया तो यू विल गेट 5.01126 U। अब आपने इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेना है तो इट विल बी 0.1888 U, दैट इज डेल्टा M। जब आपको डेल्टा M मालूम हो गया तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो तो सिंपल है कि आपने जब एनर्जी फाइंड करनी है
तो आपने इस मैस की जो कि डेल्टा एम की वैल्यू है इसको आपने सिंपली 931 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा एनर्जी का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वो है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डियर स्टूडेंट, देखा आपने सेम एक ही इक्वेशन को यूज करके आपने कई न्यूमेरिकल्स में एनर्जी रिलीज को कैलकुलेट किया। ये थे आज के फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में जो रिमेनिंग 4 न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।